सारे लोग हम लोग गुरुजी का ही पाठशाला का विद्यार्थी हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रेरणा राजनीति में आने की आपको दिशोम गुरु शिबू सोरेन से बिल्कुल, मिली। बिल्कुल, और ऐसे भी हेमंत सोरेन जी बड़े भाई के रोल में हम लोगों को मानते हैं। को आदर देना, सब लोगों को सम्मान देना, मन के अंदर खींच पैदा न होने देना, हुँ, ये तमाम अच्छा-अच्छा चीज़ उनके अभ्यास में या हुँ, आदत में शुमार है। अब हेमंत सोरेन जी का जीवन संगिनी हुँ, यानी कल्पना सरन जी जब तक पॉलिटिक्स में पदार्पण की और हेमंत सोरेन का साथ देने लगा, तो पब्लिक के अंदर में उनका भी एक्सेप्टेंसी ग्राह्यता कम नहीं रहा। हुँ, उनके प्रति भी लोग उनका बातों को सुनने के लिए, उनका विचार को जानने के लिए लोग प्रभावित थे और हुँ, लोग आने लगे। हुँ। उनका भी एक्सेप्टेंसी काफ़ी है। सर कौन-से अभिनेता आपको पसंद थे उस वक़्त? नहीं देखिए, कोई व्यक्तिगत अभिनेता का नाम बोल देने से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों के समय में जो समकालिक नेता थे, उस समय जब बचपन में हम लोग देखते थे तो सारे लोग उस समय हाँ, हम लोग दिलीप कुमार को देखते थे, राजेंद्र कुमार को देखते थे, बाद में जितेंद्र देखे, अमिताभ बच्चन जी को देखे, धर्मेंद्र जी को देखे, इन तमाम लोगों को उस समय हम लोग देखते थे। नमस्कार ट्रुथ न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ वैद्य ऋतिका गौतम। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें अब तक आपने झारखंड विधानसभा के अंदर सदन को संचालित करते देखा होगा, वो भी बेहद डिसिप्लिन के साथ। यूँ तो देखिए झारखंड को अलग हुए 24 साल हो चुके हैं और इन 24 सालों में बात करें तो झारखंड की राजनीति में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई है। जी, आप सभी ने सही सोचा, हमारे साथ है झारखंड विधानसभा के स्पीकर श्री रविंद्रनाथ महतो जी। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका ट्रुथ न्यूज़ हिंदी में। चलिए, आपको भी और आपके न्यूज़ चैनल के सारे सदस्यों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद। सर, आज के बातचीत में मैं चाहूँगी कि जो आम इंटरव्यूज़ आप देते हैं जिसमें बस राजनीतिक बात करते हैं, वो ना हो बल्कि आपके जो वैसे लोग जो आपको आइडल मानते हैं और वो चाहते हैं कि सर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो ना किताबों में लिखी गई हैं, ना उन पर अब तक स्टोरीज की गई है, ना अब तक इंटरव्यूज़ में आपने बताया है। तो मैं चाहूँगी कि आज आप बिल्कुल दिल खोल कर वो सभी बातें आप अपने प्रशंसकों तक पहुँचाएं। सर, आपका जन्म जामताड़ा में हुआ, जामताड़ा के एक छोटे से गांव में, जहां पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अभाव रहा है, मतलब स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा किए गए। तो वहाँ से लेकर एक राजनीति में आना और इतना बड़ा पॉलिटिशियन बनना, कभी सोचा था आपने या शुरू से ही आपने सोचा था कि राजनीति में ही मुझे करियर बनाना है? नहीं देखिए, हम लोगों ने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा था और ऐसे मेरा परिवार फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से शुरू है। मेरा ग्रैंडफ़ादर सरपंच हुआ करते थे। पिताजी लोग नौकरी में आके आ गए तो वो लोग अपना शिक्षक में योगदान किए, पिताजी, चाचा सारे लोग। और हम लोग भी अपना पढ़ाई के दरमियान थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्टेड थे। उस समय तरह-तरह का मूवमेंट हमारे एकीकृत बिहार के अंदर में भी चलता था और देश के अंदर में भी। इन तमाम चीज़ों में रुचि हम लोगों का शुरू से ही था हुँ, और अपने कॉलीग के साथ, अपने साथियों के साथ इन तमाम विषयों पर चर्चा करते थे। उस समय पॉलिटिशियंस के जीवनी के बारे में हम लोग सुनते थे और बड़ी दिलचस्प लगता था उन लोगों का जीवनी किसी के मुँह से सुनने के लिए। तो उस समय तक तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोग भी कभी-कभी इस जगह तक पहुँच पाएँ या नहीं, लेकिन अच्छा लगता था। सर, आपके पिता वो शिक्षक रहे हैं, आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी देखें तो वो कह सकते हैं मिक्सअप रहा है, कुछ पॉलिटिशियंस भी रहे हैं और जी। कुछ टीचर्स भी रहे हैं। आपने भी बीएड किया हुआ है और अगर मैं बता दूँ तो अभी, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं सर से बातचीत कर रही थी, मैं आपको कह दूँ कि सर मल्टीलिंगुअल हैं, इतनी सारी भाषाएँ सर को आती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संथाली और भी पता नहीं कौन-कौन सी भाषाएँ। तो क्या कभी आपके पिताजी के द्वारा दबाव नहीं डाला गया कि नहीं तुम्हें भी शिक्षक बनना है? बिल्कुल, परिवार की तरफ से हम लोगों का दबाव था। पिताजी को इच्छा था कि बेटा आगे निकल कर के कहीं अच्छा पद पोस्ट पर जाए हुँ, और उसका भी तैयारी हम लोगों ने किया था। हुँ, एक आध बार उसका कॉम्पिटिशन में भी अपीयर हुआ, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंततोगत्वा पिताजी के प्रोफ़ेशन में पेशे के साथ जुड़ने का ही मन बना लिया हुँ, और इसीलिए एक शिक्षक बनने का जो प्रक्रिया होता है, सारे प्रक्रिया को मैंने पूरा कर लिया। हुँ, उसके बाद ठीक उसी समय हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन
जो वर्तमान में नहीं रहे, उनका आंदोलन चल रहा था पृथक राज का। तो जब उनका बातों को, उनके भाषणों को, उनके नीति को, उनके निर्णय को हम लोग सुना, तो हम लोग उनके तरफ आकर्षित हो गए और उस आंदोलन के साथ जुड़ गए, और आंदोलन के साथ जुड़ने के क्रम में यहाँ तक पहुँच गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग गुरुजी का ही पाठशाला का विद्यार्थी हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रेरणा राजनीति में आने की आपको दिशोम गुरु शिबू सोरेन से बिल्कुल मिली। बिल्कुल बिल्कुल। वो पल याद है जब पहली मुलाकात हुई होगी आपकी शिबू सोरेन के साथ? वो कौन सा पल था? उस समय तो उनसे मुलाकात करना असंभव था। हम्म, हम लोग उनको मंच में देखते थे और मंच से उनका बातों को सुनते थे, और बाद में जब कार्यकर्ता के रूप में थोड़ा सा आगे अपना पहचान बनाया, तब उनके सानिध्य में बैठने का हम लोगों को मौका मिलता था। हम्म, और उन्होंने देश प्रदेश के विभिन्न राजनीति, देश प्रदेश के आर्थिक स्थिति, देश प्रदेश के शैक्षणिक स्थिति, तमाम विषयों पर चर्चा करते थे। हम्म, और हम लोगों को कहते थे कि इस परिस्थिति को परिवर्तन जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों का मेहनत अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं के बातों से प्रेरित होकर के हम लोगों भी उनके द्वारा बुलाए गए, चाहे अर्थनीतिक अवरुद्ध हो, चाहे बंदी का आह्वान हो, चाहे और सारा आंदोलनात्मक जेल भरो अभियान हो, जो भी कार्यक्रम उनका होता था, सारे कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। और अंत में जब राज बना, राज बनने के पहले भी हमको टिकट मिला था, बहुत कम वोटों के मार्जिन से हम बिहार विधानसभा प्रवेश नहीं कर पाए। बाद में राज बनने के बाद हमको झारखंड विधानसभा प्रवेश करने का इजाज़त जनता ने दिया, तो आज वहाँ से लेकर के यहाँ तक आज पहुँचे हुए हैं। क्योंकि देखिए आपने एक बहुत ही लंबा वक्त बिताया है शिबू सोरेन के साथ। वो अभी नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो हमारे साथी और प्रशंसक हमेशा ही उन्हें याद करते हैं, हर पल उन्हें याद करते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी कहानी, ऐसी बातें होते रहे जो वो खुद को शिबू सोरेन से अभी भी जोड़ के रख सके। कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी बात जो लोग ना जानते हों? नहीं, ऐसे अनगिनत कहानी उनके साथ है, हम्म, लेकिन मूल बात आपको हम कह दें कि उनका हर बातों के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम यहाँ के संथाल परगना और छोटनागपुर, और उस समय एकीकृत जो बृहत्तर झारखंड का जो परिकल्पना था, इस परिकल्पना को कैसे साकार करें, कैसे एक अलग राज्य के रूप में दे, कैसे एक पृथक व्यवस्था को कायम करें, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं, जो दुख कष्ट का भोग कर रहे हैं, उन लोगों को कष्ट से कैसे मुक्त कराया जाए। और इनके प्रति उन्होंने अपना आहार विहार आराम, सारा जिंदगी का सारा चीज को त्याग करके हम लोगों के सामने एक मूर्त रूप में स्थापित थे, जिनको देख करके हम लोग भी आगे बढ़ने का प्रेरणा लेते थे। यही उनका मूल शिक्षा और आदेश हम लोगों के ऊपर रहता था। जब आप लोग साथ में रहते थे, काम करते थे, और बहुत ही शुरुआती दौर की बात करें, और जब झारखंड अलग हुआ था, किस तरह के झारखंड की कल्पना उन्होंने की थी, और क्या लगता है आज 24 साल के बाद क्या वो उस पर पूरी तरीके से उतर पाया है, या अभी और भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, दुनिया का और देश का किसी भी आंदोलन को अगर आप बारीकी से देखेंगे, तो जो उस विषय को लेकर के आंदोलन करते हैं, वो विषय बन जाने के बावजूद भी उनके हाथों तक नहीं पहुंच पाता है। और जब हाथों तक नहीं पहुंचने के क्रम में उनका जो परिकल्पना था, वो परिकल्पना साकार नहीं होता है। मैं आपको इसको और स्पष्ट बता दूं कि जब हमारे बिहार से झारखंड अलग हुए, आपको पता था कि अलग होने के क्रम में यहाँ हम लोगों का जो विधायकों की संख्या था, वो संख्या बल दूसरे दलों के अपेक्षा कम था। इसलिए सेपरेट होने के बाद ये राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के हाथों नहीं आया, ये हमारे एनडीए अलायंस के हाथों में आया। और एनडीए अलायंस अपने हिसाब से इस राज्य को संवारने का प्रयास किया, और कहाँ तक संवरा कहाँ तक नहीं संवरा, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ये झारखंड के तमाम जनता इस विषय को जानते हैं। लेकिन फिर आंदोलन हुआ। आंदोलन के क्रम में हमारे आदरणीय हेमंत बाबू आज इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
ये उनका तीसरी बार का कार्यकाल है। एक बार का कार्यकाल अत्यंत संक्षिप्त था और मिला-जुला के था। आज भी मिला-जुला के है, लेकिन पूरा टेन्योर को पार किए, फिर दूसरे टेन्योर पर आए। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि पिछले समय में जिन कामों के लिए हमारा झारखंड मिला था, जिन कामों को हमें करना चाहिए था, जो अधूरी रह गया था, उसी अधूरी काम को पूरा करने के लिए आज हेमंत बाबू प्रतिबद्ध हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि इस बार के चुनाव का नतीजा जब हमने देखा तो बिल्कुल ऐतिहासिक तरीके से जीत दर्ज की और बाकायदा जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी तो उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था कि जनता ने जो मुझ पर प्यार लुटाया, मैं तोहफ़े के रूप में सेवा करूँगा और वो सभी उनको वापस लौटाऊँगा। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो बहुत छोटे से आपने उन्हें देखा और अब वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनके जीवन को लेकर कोई ऐसी चीज़ जो आप साझा करना चाहेंगे? क्या मैं उन्हें आपको राजनीति में शुरू मैं से ही आपको बता इंटरेस्ट था? दूं, हमको स्मरण है, एक बार कोई प्रोग्राम में, उस समय हम लोग का दुमका जिला हुआ करता था हुँ, और गुरुजी का भी साधारणतः दुमका में ही रहना होता था। और हम लोग पूरे दुमका जिला के, उसमें जामताड़ा भी एक था, हम लोग दुमका ऑफिस के साथ ही संपर्क रखते थे। तो एक बार किसी कार्यक्रम में गए गुरुजी के पास, बोले भाई यहाँ पर गुरुजी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो किसी को भेज दीजिए। हुँ, तो ऐसा परिस्थिति था, आंदोलन के क्रम में कोई नेता वहाँ उपस्थित नहीं था। तो अंत में हेमंत बाबू को लेकर के हम लोग आए अपने गांव में जहाँ पर प्रोग्राम रखे थे। हुँ। उस समय मंच में भाषण वाषण नहीं देते थे, वो बिल्कुल सिर्फ शुरुआती दौर सिर्फ था। सिर्फ मंच में चढ़ा के दिखा दिए कि गुरुजी के मध्यम पुत्र हैं, गुरुजी के कार्य व्यस्तता रहने के कारण नहीं आ सके हैं। फिर पूरे मंच का डेकोरम और कार्यक्रम जो हम ही लोगों ने संभाला। हाँ, और एक बात आपको हम बता दें, जब हम लोग का संथाल परगना में एक बड़ा प्रोग्राम होता है 2 फरवरी, स्थापना दिवस जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी। का। तो जिस समय हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस के क्रम में अपना वक्तव्य रखते थे, हुँ, उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोग मंच पे भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहते थे। वो चढ़ते भी नहीं थे, अपना बातों को भी नहीं रखते थे। हुँ, उस समय इनके बड़े भाई अग्रज जो थे दुर्गा बाबू कुछ बातों को रखते थे, विषय को। और बाद में वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी अपना बातों को बेबाक तरीके से और बड़ी शालीनता के साथ और उत्सुकता के साथ अब हर जगह में अपना बातों को रख रहे हैं। और आप यूँ समझिए कि पूरा युवा वर्ग उनके प्रति आकृष्ट है। लोगों का पूछ होता है कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, और वो लोग पहले से ही वहाँ एकत्रित होते थे। हमने देखिए पिछले एक विषय, इस पर जी, एक विषय हम जोड़ दें आपको, जी, जी। नहीं जोड़ना भी हमको लगता है कि बहुत अच्छा हाँ, नहीं होगा। बिल्कुल। अब हेमंत सोरेन जी का जीवन संगिनी हुँ, यानी कल्पना सोरेन जी जब तक पॉलिटिक्स में पदार्पण की और हेमंत सोरेन का साथ देने लगा, तो पब्लिक के अंदर में उनका भी एक्सेप्टेंसी, ग्राह्यता कम नहीं रहा। हुँ, उनके प्रति भी लोग उनका बातों को सुनने के लिए, उनका विचार को जानने के लिए लोग प्रभावित थे और लोग आने लगे। उनका भी एक्सेप्टेंसी काफ़ी है। और इसी तरह से पार्टी का दौर चल गया। और आपको मैं बता दूं, हम लोग एक ही छतरी के नीचे थे और हम लोगों का वो था आदरणीय दिसम गुरु वीर सिबुसल, हुँ, और आज बीच में नहीं है, हम लोगों के बीच से चले गए। अब हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पार्टी को और सत्ता को और शासन को किस संतुलन के साथ संभालेंगे। हम लोगों के मन में भी कभी कभी ये विषय आता है। हुँ, लेकिन ये जो अल्प समय में उन्होंने अपना दृष्टांत को प्रस्तुत किया पूरा देशवासी के बीच में हुँ, और राज्यवासी के बीच में, वह हम समझते हैं, सारे लोग समझ चुके हैं कि गुरुजी का ये आदर्श, गुरुजी का ये विरासत, गुरुजी का ये सपना पूरा करने का जो जज्बा वह आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास है। और मैं समझता हूँ इतने कम समय में और कम उम्र में अपने व्यक्तित्व में जो परिवर्तन लाया है, यह भी कम नहीं है। आज देश के अंदर में विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री या विभिन्न प्रांतों के इन श्रेणी के नेताओं को अगर आप देखेंगे हुँ, तो आपको देखने से पता चलेगा कि इन्होंने इतना कम समय में एकदम सादगीपूर्ण जीवन हुँ, और जनता से जुड़ने का प्रवृत्ति, हुँ, जनता को बात को सुनने का प्रवृत्ति, हुँ, और दिन रात, जिसको हम अहरह भी कह सकते हैं, दिन रात इनके बेहतरी के लिए, हुँ, इनके उन्नति के लिए, कैसे हम झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को सुधारें,
कैसे स्वास्थ्य विभाग को सुधारें, कैसे रोड रास्ता को हम ढंग से बनाएं, कैसे झारखंड को एक श्रेष्ठ राज्य के पायदान पर ले जा करके खड़ा करें। इन तमाम विषयों से हमेशा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, जो हम लोग सामने देखते हैं, इस चीज़ को दिखाई पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इनका प्रयास आने वाला समय में निश्चित रूप से झारखंड वासियों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, सारे लोगों को इनका लाभ मिलेगा। इस विधानसभा चुनाव में बाकायदा हमने देखा भी था कि जब भी हेमंत सोरेन वो जाते थे सभा में, उनका अगर भाषण रहता था तो लोगों की भीड़ लाखों लाख की संख्या में उनका जुटान रहता था। कोई छत पर चढ़कर उनके भाषण को सुन रहा है, कोई पेड़ पर चढ़कर सुन रहा है। कल्पना सोरेन के लिए भी हमने ऐसे ही देखा। तो जब हेमंत सोरेन का उनकी राजनीति की बात करें, उनके शुरुआती करियर की बात करें, और वो आपको पिता के समान मानते हैं, तो आपके पास वो कभी आते थे कि मुझे ये चीज़ की थोड़ी और जानकारी हाँ, दे हम दीजिए? लोग ऐसे राजनीति के क्रम में बहुत नज़दीक थे, इनसे भी, दुर्गा बाबू से भी। और छोटा छोटा कार्यक्रम जो पार्टी के द्वारा और गुरुजी के द्वारा तय किया जाता था, उस कार्यक्रम को अमल करने का काम करते हैं। और ऐसे भी हेमंत सोरेन जी बड़े भाई के रोल में हम लोगों को मानते हैं, और उम्र में भी हम लोग बड़े हैं। तो इसी तरह से सब लोगों को आदर देना, सब लोगों को सम्मान देना, मन के अंदर खींच पैदा न होने देना, ये तमाम अच्छा चीज़ उनके अभ्यास में या आदत में शुमार है, जिसको हम लोगों ने बहुत करीब से अध्ययन किया है। सर, आप देखिए लगातार दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, और अगर इस पद की बात करें, झारखंड विधानसभा का स्पीकर बनना, ये खुद में कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और हम अधिकतर देखते हैं जब भी सदन चलता है और आप जिस अनुशासन के साथ संचालन करते हैं सत्र का, तो उसे तो लोग सुनते ही हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरह की चुनौती देखने को मिलती है? क्योंकि हम देखते हैं पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के विधायक रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? निसंदेह आपने जिस बातों को मेरे समक्ष रखा, वो सही मायने में सिर्फ मेरा नहीं, आज देश के अंदर में चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे देश के विभिन्न प्रांतों का विधानसभा हो, सारे चीज़ों को आप लोग के नज़र के सामने सारे घटना घटित होता है। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि इस तरह घटना से कैसे अपने विधानसभा को बचाया जा सके। और जो 3.5 करोड़ लोगों का आस्था और विश्वास इस सदन के प्रति है कि यही जगह से हमारा बेहतर हो सकता है, हमारा भलाई हो सकता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिकतर काम और अधिकतर बात इस जनहित में हो। और शुरू से ही हम लोग रहते हैं। वैसे आम बात है कि आज के तरफ में आप किसी माननीय सदस्य का जो अधिकार है, उससे भी उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। उनको भी कोई भी मुद्दा अगर विधानसभा के कोई प्रवणता के साथ अगर उठाने का काम करते हैं, कोई भी ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आते हैं, तो आसन उसको रोकता नहीं है। लेकिन इतना हम लोग ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं इनका इस बातों को रखने के क्रम में हमारा सदन का जो कार्यक्रम है ये बाधित न हो। और मैं समझता हूँ इसी को मेंटेन करते हुए हम लोग चल रहा है। और झारखंड विधानसभा के अधिकांश माननीय विधायक बहुत लंबे समय से राजनीति में है, और सारे लोगों का अपेक्षित सहयोग भी मुझे मिलता है। और इसीलिए सदन को हम लोग एकदम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे के तुलनात्मक रूप से ठीक ठाक ढंग से हम लोग चलाने का काम करते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि पहले की तुलना अभी की अगर सत्र की बात करें, तो जितने भी मुद्दों को उठाया जाता है वो पहले बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहता था, अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है? और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने चाहिए? जितने भी मुद्दे उठाए जाते हैं जनता को लेकर, भले ही वो पक्ष के उठा रहे हो या विपक्ष के उठा रहे हो। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब हमारे संविधान वेत्ताओं ने संविधान लिखे थे, और ये जो स्वरूप आज हम लोग जिस स्वरूप के माध्यम से आज देश को या राज्य को शासन कर रहे हैं, इस स्वरूप का परिकल्पना जो किए थे ठीक इसी तरह से किए थे। जब सदन है तो सदन में वाद और विवाद लाजिमी है, हो सकता है पक्ष और विपक्ष में मतांतर भी हो सकता है, और इस वाद और विवाद के क्रम से ही एक ऐसा चीज निकल के आता है जिससे ये राज्य हित में और देश हित में होता है। तो हम लोगों को वाद विवाद को हम लोग अगर सदन से कहीं हम वाद और विवाद को माइनस कर देते हैं तो वो तो एक इमारत बन के रह जाता है। जब सदन है तो निश्चित रूप से चर्चा होगा,
चर्चा जब होगा तो पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से उस बातों को रखने का काम करेंगे। ये बात तो सही है। और हम लोग इतना लिबर्टी, इतना स्वाधीनता मान्य सदस्य को देते हैं, चाहे उनका सदस्य दल के सदस्य संख्या कितना भी कम हो, फिर भी देते हैं कि वो बात को सदन के अंदर में रखें और उनका समाधान निकले। और दूसरी बात यह है, चुने हुए जनप्रतिनिधि जब सदन के अंदर में आते हैं जनता के बीच से, यानी जनता के द्वारा स्थापित व्यक्ति जब वहाँ आते हैं, जब बातों को रखते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार, जो ट्रेजरी बेंच के लोग होते हैं, वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं और इस बात का अहमियत देते हैं और इसका मूल्यांकन भी करते हैं कि मान्य सदस्यों के मुखारबिंद से किस तरह का बात निकला है, इसका समाधान होना उचित है या अनुचित है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं और इसी क्रम में ये जो शासन व्यवस्था है डेमोक्रेटिक सेटअप में, इसी तरह से आगे चलता है। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब कुछ ऐसे राज्य हैं जो अभी विकासशील राज्य हैं, ये विकास की राह पर हैं, और ऐसे राज्यों में हम देखते हैं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ उठाए जाते हैं। हम धर्म की बात करें, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, धर्म, जात पात, रिजर्वेशन, और झारखंड में मुख्य रूप से आदिवासियों का मुद्दा। तो इसे किस तरीके से लेते हैं, या फिर इसमें किस तरीके से और एक्शन लेने की ज़रूरत है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि स्वाधीनता का इतना साल गुजर जाने के बाद, चाहे शैक्षणिक स्तर से हो, चाहे आर्थिक स्तर से हो, चाहे राजनीतिक स्तर से हो, सारे वर्ग को समान स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ इस समान स्थान को प्राप्त करने के लिए लोगों को आंदोलनरत होना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, और जब आंदोलन करते हैं तभी उनका हक हकूक अधिकार प्राप्त होता है। तो ये बात सही है कि आज के भी बिहार बोलिए, झारखंड बोलिए, या और अन्य प्रदेश में भी बोलिए, बहुत सारे वैसा विषय जीवंत है और ज्वलंत है जिसका समाधान बहुत पूर्व हो जाना चाहिए था, जो हो नहीं पाया है, जिसके चलते ये आंदोलन जनमानस के अंदर में, ये क्षोभ जनमानस के अंदर में, ये क्रोध जनमानस के अंदर में आज भी विद्यमान है, और लोग इसको समाधान करने का राह ढूंढ रहा है, और इसका राह विधानसभा या लोकसभा से ही खुलता है। इसीलिए इन तमाम बातों सचराचर आने लगता है। बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि जेएमएम से लोग जुड़ते हैं, वो, और अगर हम देखें तो उसमें हर वर्ग के लोग भी होते हैं। और अगर युवाओं की बात करें तो वैसे युवा जो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, भले वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, अगर स्पेशली युवाओं की बात करें तो जो वैसे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से उनका विजन कैसा होना चाहिए राजनीति में आने के लिए? क्योंकि आप भी जब राजनीति में आए थे तो आप बहुत ही युवा थे, उस समय आपके विचार कैसे थे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, राजनीति में आने का सबका ललक या इच्छा होता है, लेकिन इसका दो पहलू है। एक पहलू है कि राजनीतिक का जो चमक दमक है, उनका जो प्रोटोकॉल है, उनका जो स्टेटस है, तरह तरह के विषय जो लोग देखते हैं, कुछ लोग इधर आकर्षित होकर के राजनीति की ओर प्रेरित होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों का दुख तकलीफ को आत्मसात करते हैं और राजनीति की ओर प्रेरित होते हैं, उसको निवारण करने के लिए, उसको मिटाने के लिए। तो ये दो चीज हो गया। जो लोग गरीबों के दुख तकलीफ या सामाजिक विषमता को, या समाज में जो कमी बेसी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के राजनीति के गलियारे में जब पहुंचते हैं सदन के अंदर में, तो निश्चित रूप से गरीब का दुख दर्द बातों को रखने का काम करते हैं। और एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनको, वही आपको हम पहले बोले कि राजनीति का जो प्रोटोकॉल है, राजनीति का जो चमक दमक है, इनसे भी आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि जिसके माथे में गरीबों का आशीर्वाद नहीं होता है, जिनके माथे में गरीबों का दुआ नहीं होता है, हमको नहीं लगता है कि राजनीतिक डगर में वो कभी सफल हो पाते हैं। आज पूरे देश के मामले में अगर आप देख लेंगे, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, अधिकांश प्रतिनिधि लोग वैसे पृष्ठभूमि से ही जाते हैं। गरीब गुरबा लोगों की जो आंदोलन है, उसी से, उन्हीं से निकल करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और आप अगर आइडियोलॉजिकली सांसद विधायक बनना चाहते हैं और उसके लिए दूसरे तीसरे जुगाड़ का व्यवस्था करते हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि सफल होने की संभावना एकदम नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कम है।
सर सोशल मीडिया को लेकर आपके क्या विचार है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि राजनीति में भी सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाने लगा है, मतलब ऐसे बहुत सारी लीडर्स ये हैं। ये जी। हम लोग भी सरप्राइज़ करते हैं, हम लोगों को भी आश्चर्य लगता है। कभी हम लोगों के बीच में भी कभी-कभी लोग पहुँचते हैं चुनाव के पहले कि हुँ। सर आपका विधानसभा में कितना पंचायत है, कितना बूथ है, आप हमें दे दें, हाँ। हम आपका बूथ ठीक कर देंगे, जहाँ खराब है उसको ठीक कर देंगे, जहाँ आपका पॉजिटिव है उसको और पॉजिटिव बना देंगे। तरह-तरह की बातों को हम लोगों के बीच में कहते हैं। तो ख़ैर लोग भी अपना पैकेज की बात करते हैं, हम लोग भी सब बात करते हैं। हुँ। हमको मन में एक चीज़ होता है कि जिस दल के पास हुँ। उसका पंचायत कमेटी नहीं है, उसका बूथ कमेटी नहीं है, उसका ब्लॉक कमेटी नहीं है, उसका जिला कमेटी नहीं है, उसका केंद्र कमेटी नहीं है, वह दल बिना इन कमेटियों के कैसे चुनाव लड़ सकता है? हुँ। नहीं लड़ सकता है। आखिर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए आपका भी तो कुछ आचरण जो विश्वस्त व्यक्ति का मतलब सक्रिय कार्यकर्ता, जो ईमानदारी के साथ पार्टी के नीति और सिद्धांत के साथ जुड़ता है, हुँ। उनका होना बहुत ही आवश्यक जो होता है, पूरी तरीके से पूरे एक्टिव हो। तरीके से होता है। हुँ। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं बहुत सारे वैसे लोग आते हैं, पूरा-पूरा राज, देश सब बोलता है कि हमको ज़िम्मा दे दीजिए, हम आपको जिता के गद्दी में बैठा देंगे। ये हम लोग इसको नहीं सोच पाते हैं। हुँ। हम लोगों का दिमाग से परे है। हाँ। चाहे कितना बड़ा समीक्षात्मक व्यक्ति हो, कितना बड़ा एनालिसिस करने वाला लोग हों, हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। सर क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं और ऊपर से स्पीकर, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा कि कैसे आप अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते होंगे। लेकिन क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी जिस तरीके से आपने बताया कि पिताजी शिक्षक थे, तो पढ़ाई का भी माहौल रहा होगा, किताबें वगैरह पढ़ने का भी शौक़ रखते हैं आप? बिल्कुल, किताब पढ़ने का भी शौक रखते हैं। कभी-कभी मेरा लेख भी निकलता है और एक आध किताब हमारा रिलीज़ भी हुआ है। हुँ। 1-2 किताब अभी पड़ा हुआ है, उसको भी रिलीज़ करने के लिए वक़्त की ज़रूरत है, हाँ। नहीं दे पा रहे हैं। हुँ। तो इस तरह है, ये हुँ। सब चीज़ में है, तो हम लोग ये सब काम करते हैं। और एक बात आपको बता दूँ कि झारखंड के समय में एक चीज़ था हुँ। कि स्पीकर दोबारा चुनाव जीत के नहीं आते हैं। हुँ। उसके पीछे यही कारण था कि हुँ। स्पीकर के पास विधानसभा संचालन के क्रम में इतना जवाबदेही और ज़िम्मेदारी होता है, हुँ। जो स्वाभाविक तौर पर उसका जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये छूट जाता है। हुँ। और पॉलिटिकल कार्यक्रम से जैसे ही छूट जाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ जो संपर्क है, ये भी आपको कमज़ोर हो जाता है। हुँ। और कमज़ोर होने के क्रम, इसका हुँ। जो प्रतिक्रिया आपको चुनाव के समय दिखने मिलता है। हुँ। तो 5 साल के बाद चुनाव जीत के गए, आज आप आ रहे हैं हमारे बीच में, हुँ। अब जवाब नहीं रहता है। तो हम लोगों ने एक इस विषय को समझ करके काम किया कि हुँ। मेहनत ज़्यादा करते हैं। जितना समय विधानसभा संचालन के क्रम में हम लोग खपाते हैं, व्यय करते हैं, हुँ। उससे ज़्यादा समय हम लोग जनताओं के बीच रहने में हुँ। व्यतीत करते हैं। हुँ। तो ये हम लोगों का हो गया। और हुँ। चलिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हुँ। ये जो एक बात था कि स्पीकर दोबारा जीत के नहीं आता है, हुँ। मैं समझता हूँ कि शायद 25 साल का इतिहास में मैं दोबारा जीत के आया और अच्छे मतों से जीत के आया और दोबारा फिर हमें दल दल के नेता सारे लोगों का इच्छा से फिर स्पीकर का भी बनाने का हुँ। सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको। बिल्कुल सर, आपने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, क्योंकि लगातार 2 बार स्पीकर आप बने हैं। और अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो जिन पर कंट्रोवर्सी भी होती है, आलोचनाएँ भी होती है। लेकिन आप ऐसे हैं जिन पर ना कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना आपका कभी भी आपकी आलोचना की गई, और आप कह सकते हैं कि लोग आपसे जुड़ के रहते हैं और लोगों के बीच आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो इसको आप कैसे देखिए, देखते हैं? इसको हम आपको उदाहरण देकर समझा दें। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ज़िंदगी में एक भी ऑपरेशन नहीं किया, तो उनका एक भी पेशेंट नहीं मरा। और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो डेली 10 ऑपरेशन करते हैं, तो हो सकता है 10 में से एक आध मरते हैं। अब अखबार में निकलता है जो फलाना डॉक्टर देखो कितना अच्छा है, आज तक उसके जीवन में एक भी पेशेंट नहीं मरा है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि देखो फलाना डॉक्टर है कि डेली एक पेशेंट उनका मरता है। तो फिर लोग पूछता है कि भाई जिसका पेशेंट नहीं मरता है वो आज तक जीवन में कितना ऑपरेशन किया है? तो देखा गया कि वो एक भी ऑपरेशन नहीं किया। और जो डॉक्टर डेली 10-20 करता है, स्वाभाविक सी बात है उनका 1-2 पेशेंट गिरता ही है। तो आप जो बोले कंट्रोवर्सी, हुँ। पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी 2 चीज़ की होती है। हुँ। एक आप काम करो, हुँ। ठीक बात है। और कुछ ऐसा भी लोग होता है बिना काम किए हुए चुनाव के समय मैदान में उतरते हैं। बोला भाई इस बार हमको माफ़ कर दो, इस बार आपके लिए बहुत काम नहीं कर सके, इस बार अगले बार आपका काम हम
निश्चित रूप से करेंगे। तो इसमें भी ऐसा बात होता है। तो हम लोग अपना कर्म पर भरोसा रखते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता जनार्दन का जो भी तकलीफ हम लोगों के कान तक आता है, हुँ, उसको समाधान करने का प्रयास हम लोग करते हैं और हुँ, समाधान करते हैं। इसलिए जनता का जो विश्वास है, हुँ। हम लोगों पर बना रहता है और हम लोगों को उसका आशीर्वाद मिलता है। किस तरीके से बैलेंस करते हैं सर आप अपने गृहस्थ जीवन की बात करें और फिर इधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता होगा, मतलब अगर सदन चल रहा है तो फिर आपको उधर भी जाना है, फिर बाकी काम को भी देखना है, और उस बीच क्योंकि भरा पूरा परिवार है आपका, तो बैलेंस करने में थोड़ी तो मुश्किल आती निश्चित रूप होगी। से मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और कभी-कभी समय अभाव में कुछ-कुछ काम छूट भी जाता है। हुँ, कभी पब्लिक को कम समय दे पाते हैं, तो कभी-कभी विधानसभा के काम का जो मैं कभी-कभी समय देते हैं हुँ, और उसको बाद में हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। हुँ। क्योंकि आपके बारे में सर पढ़ रही थी, बहुत सारे लेख भी छपे हैं आपको लेके, तो अ, स्पोर्ट्स का भी आपको शौक रहा है। तो अगर अभी मौका मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीर देखी थी कि क्रिकेट वगैरह को लेकर भी आपने लिखा है कि आपको शौक रहा है, बचपन में आप खेलते थे। हुँ। तो वो दौर याद आता है सर, जब आप युवा रहे थे, एक विद्यार्थी रहे थे, स्टूडेंट रहे थे, वो लाइफ और ये लाइफ को अगर कंपेयर करते हैं तो कितना डिफरेंस दिखता है? देखिए हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में एक अच्छे स्कूल के में थे और हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में रहने के क्रम में स्पोर्ट्स वगैरह खेला-धूला विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ जुड़ना पड़ता था हुँ, और उसी क्रम में हम लोग जुड़ते थे, हुँ, लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं थे। हुँ, तो बहुत बढ़िया फुटबॉलर, बहुत बढ़िया क्रिकेटर, बहुत बढ़िया इंडोर प्लेयर का स्पोर्ट्समैन इस तरह बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत सब खेल हुँ। को इधर-उधर करते थे हम लोग। अगर मान लीजिए आप राजनीति में नहीं आते, तब आप किस प्रोफ़ेशन में होते? देखिए राजनीति में नहीं आते तो सबसे पहले तो मेरा प्रोफेशन का चॉइस था टीचिंग। स्कूल टीचिंग। में रहते, विद्यालय में रहते, चाहे सरकारी सरकारी नहीं मिलता तो कोई प्राइवेट में और विद्यार्थियों के बीच अपना समय को बिताते। हाँ। आम जनता की जब हम बात करते हैं सर, तो हम देखते हैं कि जब वो दादाजी बन जाते हैं या नाना जी बन जाते हैं, तो उनके पोता-पोती बहुत छोटे-छोटे होते हैं और वो अक्सर वीडियो कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि बाबा या दादू जो हाँ, भी कहते हैं हाँ। कि आप कब आएँगे? आप तो बंगाली में अपने हाँ, हाँ, घर हाँ। में बात करते जी, हैं, जी, जी। तो कब आएँगे? तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप काम के बीच में हो, घर से फ़ोन आ रहा हो या वीडियो कॉल आ रहा हो बच्चों के द्वारा, तो किस तरीके से आप उसे अटेंड करते सँभालते हैं, हैं? अपने साथ जो लोग रहते हैं उनको पकड़ा देते हैं कि कह दो थोड़ा देर बाद बात करेंगे। इसी तरह से सांत्वना दे करके अपना काम निकालते हैं। हुँ। सर, अब तो क्योंकि बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिलता होगा। पहले क्या शौक रखते थे कि जब कॉलेज वग़ैरह में हैं, तो पिक्चर देख लें, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम के आएँ, तो ये सब आपने। बिल्कुल, 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 सही बात बोल रहे हैं। उस स्टेज में, उस उम्र ग्रुप में, उस एज ग्रुप में जो सब विद्यार्थियों का हॉबी रहता था, हुँ, घूमना, सिनेमा देखना, नाटक देखना या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी निभाना, ये सब काम हम लोग करते थे उस समय भी हुँ। और इस सब चीज़ में रुचि रखते थे। सर, कौन-से अभिनेता आपको पसंद थे उस वक़्त? नहीं देखिए कोई व्यक्तिगत अभिनेता का नाम बोल देने से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों के समय में जो समकालिक नेता थे, उस समय जब बचपन में हम लोग देखते थे, तो सारे लोग उस समय माने फ़िल्मी दुनिया के चमचमाते सितारे जो हम लोग का समय के थे, उन्हीं लोगों को हम लोग देखते थे। अभी नए लोगों के बारे में उतना जानकारी हुँ। नहीं है। नहीं, नए लोगों के बारे में नए तो लोगों सर के अब तो बहुत ही दौर हाँ, अभी चेंज हो तो गया है। बहुत ही हो गए। हाँ। हम लोग दिलीप कुमार को देखते थे, राजेंद्र कुमार को देखते थे, बाद में जितेंद्र देखे, अमिताभ बच्चन जी को देखे, धर्मेंद्र जी को देखे, इन तमाम लोगों को उस समय हम लोग देखते थे। सर, जब जामताड़ा जाते हैं और अपने घर जब आप जाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बचपन याद आता है, माँ-पिता के साथ बिल्कुल, गुज़ारा वो वक़्त, वो लम्हा याद आता बिल्कुल है? बचपन याद भी आता है और गाँव तरफ चले जाते हैं तो उसका लाइफ ही बदल जाता है। पूरा गाँव की तरह वहाँ पर रहना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। गाँव का जीवन, गाँव का परिवेश, गाँव का सारा चीज़ जो है बहुत अच्छा लगता है और अक्सर हमारा विधानसभा क्षेत्र गाँव का ही है। हुँ, 3 ब्लॉक सिर्फ है, हुँ, सब डिवीज़न भी मेरे विधानसभा में नहीं है, जिला हुँ, भी नहीं है। हुँ। तो 3 ब्लॉक के अंदर जो गाँव सब पड़ता है, उसी सब गाँव में हम लोग भ्रमण करते हैं और पुराने आंदोलन के साथियों के साथ आज तक जो लोग हैं हम लोगों का साथी, उन लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। जब भी खाली वक़्त होता है सर, क्या करना पसंद करते हैं? एक तो आपको लिखने का बहुत ही शौक है, उसके अलावा क्या कुछ करना कोई पसंद करते किताब-उताब हैं? पढ़ते हैं, हुँ, कभी-कभी बहुत सारे राइटर का किताब-उताब पढ़ते हैं
कुछ कुछ लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि सर ये किताब निकला है, इसको पढ़िए, तो देखते प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सपना भी हम लोग का अधूरी रह जाता है। कभी 4 पन्ना, 5 पन्ना, 10 पन्ना पढ़ते पढ़ते फिर ऐसा काम आ गया कि किताब को रख देना पड़ता है। तो ये सब होता है। कोई ऐसी किताब सर जो आप युवाओं को बताना चाहें कि ये किताब पढ़ना ज़रूरी उनके जीवन के लिए, ऐसा कुछ जो आपने पढ़ा हो? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे समक्ष किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस किताबों से जो युवा वर्ग का जो है चरित्र निर्माण का जो सब सीख है, विषय कंटेंट में हम नहीं जा रहे हैं। आप फिजिक्स पढ़िए तो एक ही चीज़ मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़िए एक ही चीज़ मिलेगा, भूगोल पढ़िए एक ही चीज़ मिलेगा, आप दर्शन शास्त्र पढ़िए एक ही चीज़ मिलेगा। लेकिन चरित्र निर्माण के क्रम में जिन किताब आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है, चाहे किसी भी धर्म में हो, ये सब किताब को पढ़ना चाहिए। आप जब लिखने के लिए बैठते हैं, जैसे किताबें भी आपने लिखी हैं, तो क्या जहन में आता है और क्या लगता है, से कौन कौन से, अगर हट कर थोड़ा बात करें तो क्या झारखंड से जुड़ी कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो लोगों के सामने लाना चाहिए? जी, उसका भी होता है। कभी कभी मान लीजिए हम लोग का, जैसे गांधी जी को ले लीजिए, गांधी जी का न्यासिता का जो सिद्धांत है, जो गांधीयन थॉट में पढ़ाया जाता है, तो हमको भी पढ़ने का मौका मिल जाता है। ऐसे कोई क्लास या कॉलेज में नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। उन लोगों का कुछ कुछ विचार जो अपना जीवन का इन तमाम किताबों में अंकित है, इस सब में हम लोग भी प्रभावित होते हैं। और इसी सब से प्रभावित होकर के उसका जो टुकड़ों में उनका विचार को संकलन करने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग अपने तरफ से कुछ, अपने फिलोसफी से कुछ चीज़ नहीं, उन्हीं को संकलन करके जो उपयोगी हो पाठकों के लिए या लोगों के लिए या सारे लोगों के लिए, उसी को कलेक्ट करके इकट्ठा करके फिर उसका एक किताब का स्वरूप दे करके फिर देते हैं। हम जब छोटे थे ना सर, तो हमारे नाना बाबा हमें अपने साथ रखते थे। जब उनके पास हम जाते थे तो अक्सर वो हमारे साथ रहते थे, कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाते थे, अपने बचपन की बात कहते थे। आप भी ऐसा करते हैं अपने? एकदम एकदम एकदम। हम लोगों को भी जब उन लोगों के साथ जाते हैं तो वही कहानियाँ सुनाना पड़ता है, चाहे जंतु जानवर का कहानी हो, चाहे भूत प्रेत का कहानी हो, चाहे कोई महापुरुष का जीवनी के बारे में हो, चाहे कोई शिक्षा के बारे में हो। इस तरह का वो लोग भी चाहता है। तो कभी कभी हम लोगों का जो ज्ञान में है, इन तमाम विषय को उनके उपयोगी टाइप के जो कहानी होता है उसको सुनाने का काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है सर, जैसे मान लीजिए आपके अगली पीढ़ी, आपकी जो आगे की पीढ़ी है, वो भी अगर क्या पॉलिटिक्स में आए, मान लीजिए उन्हें कहना है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, तो क्या वो स्वतंत्र हैं या उन्हें भी पॉलिटिक्स में ही आना है? देखिए, मेरे पिताजी भी मुझे स्वतंत्रता प्रदान किए थे कि मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने में तो काफ़ी समय लगा था। सारा समय बेरोजगारी का जो मार था उससे झेल रहे थे। तो उनका भी इच्छा था जल्दी जल्दी कहीं कुछ नियोजन वगैरह मिल जाए तो अपना घर परिवार संभालेगा, इच्छा था। लेकिन फिर भी राजनीति में मुझे कभी बाधा नहीं दी और रोके नहीं, स्वतंत्रता तो दिए। तो मैं भी चाहता हूँ हमारा बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोता हो, जिनको जिस विधा में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ने का इच्छा है, उसका प्रवणता है, उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड है, तो बढ़ सकता है। हमारे तरफ से कोई बाधा नहीं है कि आपको यू हैव टू डू इट, आप यही करना होगा, ऐसा भी नहीं करता है। और एक बात आपको हम लगले बता देते हैं कि आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा कि हम उसको बना देंगे, ये संभव नहीं होता। इसमें उसको इंटेंसिकली मोटिवेटेड होना पड़ता है। एक कहावत है कि यू कैन लीड ए हॉर्स अप टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक वाटर। आप भले ही उनको समझा बुझा के दीजिए, जब घोड़ा को प्यास नहीं लगेगा तब आप पानी में घिंच के ले जाइए, पानी नहीं पिएगा। तो उनके अंदर में अगर जब तक ये प्रवृत्ति पैदा नहीं होगा कि हमें फलाना चीज बनना है, तब तक आप बोल देने से या हम बोल देने से या चाहने से भी नहीं होता है। उनका भी प्रवणता को अध्ययन करना पड़ता है। और हमारे तरफ से हमारे बाल बच्चा को या हमारे अनुयायी के लोगों को कोई यही मेरा सलाह है कि बच्चा जिधर जा रहा है जाने दो। कोई स्पोर्ट्स में बेटर है उसको खेलने दो, जो पढ़ने में है करने दो, जो संगीत में है उसको गाना सीखने दो, जिसका जो रुचि है उस रुचि के अनुसार उसको छोड़ो, तभी वो कुछ कर सकेगा।
आजकल इस तरह की जो खबरें आती हैं जहाँ हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मैं इंजीनियर हूँ तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। वैसे माता पिता को आप क्या संदेश इसको आपको देंगे? हम बता रहे हैं, हम कभी-कभी एजुकेशनल कभी यूनिवर्सिटी में या अगर अगर हमें जाने का मौका मिलता है, जी। तब कभी-कभी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी हमको जाने का मौका मिलता है, हुँ, तो हर जगह इस बात को हम उल्लेख करते हैं हुँ, कि ओवर एम्फेसिस ऑफ द गार्जियन ये ठीक नहीं है। हुँ, कोई भी गार्जियन अपना बच्चों को हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर है, हम इंजीनियर बनाएँगे, हुँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, इसलिए अच्छी चीज़ नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर या कोई वैसे पोस्ट में जाने के लिए उसके पास आईक्यू होना चाहिए, इंटेलिजेंसी कोशेंट होना चाहिए। हम हुँ, चाह लिए बच्चा डेलिक्वेंट है, हुँ, एवरेज मेरिट का बच्चा है हुँ, और आप उसको बोलिएगा कि हम डॉक्टर बना देंगे तो संभव है नहीं। वो हुँ, डॉक्टरी का किताब या इंजीनियरिंग का किताब पढ़ नहीं सकता है। हुँ, इसलिए गार्जियन को होना चाहिए कि बच्चा का ये जो आईक्यू है उसको भी टेस्ट करना चाहिए कि हमारा बेटा क्या पढ़ने के लिए तत्पर है हुँ, और वो जो चीज़ में रुचि रखता है, चाहे साहित्य में रखे, चाहे गाना में रखे, चाहे किसी भी चीज़ में रखे, चाहे स्पोर्ट्स में रखे, उसी तरफ उन्हें जाने देना चाहिए। मैं यही आग्रह करता हूँ। और अगर गार्जियन चाहता है कि हमारा बेटा को एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, टूल्स बनाए टू अर्न मनी मोर एंड मोर, हुँ, ये उद्देश्य रहता है। हुँ, डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ पद पोस्ट में जाने के पीछे यही लॉजिक होता है गार्जियन का हुँ, कि वो चीज़ पढ़ने के लायक है भी नहीं, लेकिन गार्जियन उसको चाहता है, होगा, मास्टर को ज़बरदस्ती प्रेशर देता है पढ़ाइए। वो हुँ, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता नहीं, जब बेचारा साहित्य पढ़ने का रुचि रखता है तो उसको पता नहीं मैथमेटिक्स पढ़ना ही होगा। हुँ, इसमें होता क्या है, इसमें उन विद्यार्थियों को जिसके अंदर में ये प्रवणता नहीं है, वो डेलिक्वेंट बन जाता है। और बहुत सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन हुँ, जिसका आईक्यू जो जीनियस वन होता है, हर भाषा और सब्जेक्ट पर अगर उसको रुचि नहीं होता है हुँ, और उस विषय को आप पढ़ने के लिए मजबूर कर दीजिएगा तो वो अच्छा कर नहीं पाता है। हुँ, यही मूल विषय है। इसलिए हर गार्जियन को, अभिभावक को ये भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा क्या बनने का एबिलिटी रखता है। हुँ, और जिस आईक्यू का बात हमने बोले आपको, बुद्धि लब्धता का जो बात बोले, ये गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है तो आप बुद्धिमान हैं। हुँ, ईश्वर ने आपको थोड़ी कम बुद्धि दिया है तो फिर आपको मेहनत करके आगे मेहनत बढ़ना करना। पड़ेगा। हुँ, इसका मतलब विद्यार्थियों को लोड देके डाल नहीं बना देना चाहिए। इसमें विद्यार्थी अपना क्लासरूम, स्कूल और किताब से दूरी हुँ, बना लेता है। हुँ। जब आप छोटे थे तो जब आप स्टूडेंट रहे होंगे या उससे भी छोटे, अगर हम 3-4 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, जब आप रहे होंगे, तो ये बोला जाता है लोगों की तरफ से कि बेटा जो होता है वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब होता है, बेटियाँ अपने पिता के ज़्यादा करीब होती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा था? आप अपनी माँ के कितने करीब थे और कोई ऐसा पल आप साझा करना चाहते हैं अपनी माँ के साथ जो आपको याद आता हो? देखिए, मेरा माँ का अत्यंत ध्यान हम लोगों को पर रहता था। हम लोग 2 भाई हैं, बहन नहीं है। हुँ, तो इतना ध्यान रहता था, लेकिन एक विषय पर बहुत माने माने तीखा उनका प्रहार रहता था कि पढ़ाई से फाँकी मत दो। पढ़ने में कहीं फाँकी दिए तो माँ इस टॉलरेट नहीं करती थी परिवार में। पढ़ने के लिए हमेशा बाध्य करती थी हुँ, और बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश करने का प्रयास भी करती थी। जैसे गलत संगों के साथ नहीं मिले, गलत आचरण करने वाला लोगों के बीच नहीं जाएँ, हुँ, उनको थोड़ा-सा अच्छे परिवेश में, अच्छे लोगों के बीच में रखें, ताकि बच्चा कुछ अच्छा चीज़ सीख सकेगा हुँ। या आगे बढ़ कर के अपना जो आचार है, आचरण है, उसको सही ढंग से कर पाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बहुत ध्यान रखती थी। हुँ। वो कौन-सी सबसे बड़ी सीख जो आपको अपने पिता और माता से मिली? सबसे बड़ी सीख? सबसे सबसे बड़ी सीख? पूरा ज़िंदगी तो माता-पिता का ही सीख है। उन्होंने ही दुनिया के समक्ष चलने, बोलने, व्यवहार रखने, गलत काम से दूरी बना के रखने, इन तमाम जो अच्छी जो नोबल थिंकिंग है, वो उन्हीं लोगों से प्राप्त हुआ है। हुँ, और वो आचरण को आज भी हम लोग अंगीकृत करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप इस विषय को भी जानते हैं कि चूँकि पहले भी मैं बोल चुका कि मेरा पिताजी भी मिडिल स्कूल के शिक्षक थे हुँ, और हमेशा इन तमाम विषयों पर ध्यान रखते थे हुँ, और हम लोगों को उसी आदर्श में हुँ, ढालने का प्रयास करते थे। इसलिए बहुत सारा समय ऐसा होता है, कभी-कभी आदमी बिगड़ने का प्रयास भी करता है, बिगड़ भी जाता है और इन तमाम चीज़ों में ध्यान रखते थे ताकि मेरा बच्चा गलत संग में पड़ करके बिगड़ न जाए। इसी तरह से अपना धर्म पत्नी भी मिला
और पूरा जीवन में जिस तरह का तकलीफ आया, जिस तरह का कष्ट आया, किसी भी चीज़ का अभाव अभियोग आया, जिसको उस समय का जो स्थिति था पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन कंधे से कंधा मिला करके अपना साथ दिया और अपना उस चाह को दबा करके हम लोग साथ जीवन निर्वाह किए। उनका भी योगदान रहा है राजनीति में। बिल्कुल सर, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं माँ, पिता और धर्म पत्नी ये सभी सभी का सहयोग, और जी। सबसे बड़ा है कि आदरणीय गुरु जी का पाठशाला का विद्यार्थी रहे हैं राजनीति में, उनका भी बड़ी ध्यान होता था हम लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। वो एक एक कार्यकर्ता पर ध्यान रखते थे, कौन कार्यकर्ता कहाँ क्या गलत काम किए हैं, भर मीटिंग में खड़ा करके बोलते थे कि तुम ये करते हो। अगर कोई करता था तो बेचारा अपने भाग जाता था और जिंदगी में फिर दोबारा वो काम नहीं करते थे। और उनका एक आदर्श का जो चाबुक था, छड़ी आदर्श का, बहुत तेज था और कार्यकर्ताओं पर चलता था। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत कम बिगड़े हैं, बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं है। गुरु जी का जो ये अनुशासन का पहला सिक्का, कि तुम आदमी नहीं बनोगे तो लोगों का सेवा क्या करोगे, तुम्हारा आचार आचरण सही नहीं है, तुम तो आगे बढ़ोगे क्या, आदमी क्यों तुमको पसंद करेगा। सीधी सी बात होता था, तुम तो कम से कम अपने को बदलो, तुम्हारा आचार विचार सही ना, लोग तुमको पसंद करेगा। ये सब उनका मार्गदर्शन हमेशा रहता था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका जो आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी सिर्फ नहीं, अपने से आचरण करके दूसरे को सिखाना, ये एक नियम होता है। हमारे अंदर में आचरण नहीं है, आपको हम भाषण दिए जा रहे हैं, तो आप हमारा भाषण का क्या असर आपको पर पड़ेगा हम नहीं कर सकते हैं। हम सिगरेट पिए जा रहे हैं और आपको मना कर रहे हैं कि सिगरेट पीना इंजूरियस टू हेल्थ, बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। ऐसा नहीं था, गुरु जी के अंदर ऐसा था, वो आचरण को अपना करके तब हम लोगों को शिक्षा देते थे। इसीलिए सर कहा भी गया है कि समाज में आप जो बदलाव चाहते हैं उसकी शुरुआत आप खुद से करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ झारखंड विधानसभा के स्पीकर श्री रविंद्रनाथ महतो जी, जिन्होंने ऐसी बहुत सारी बातों को सामने रखा जो शायद आपको और मुझे नहीं पता थी ना, तो इसका कभी भी पहले उन्होंने जिक्र किया, और हमारी यही कोशिश थी कि सर को और भी नज़दीक से आप जान सके। तो मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।